हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आइडियाज़। आई एम दानी जमील। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मर के इंटरव्यू क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। तो देख लेते हैं इस पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर इज कोर टाइप एंड सेल टाइप कंस्ट्रक्शन सुटेबल फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, यानी कि कहाँ पर किस एप्लीकेशन में कोर टाइप और सेल टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसफॉर्मर में, वो कहाँ पर सुटेबल है, कहाँ पर कोर टाइप का यूज़ करते हैं और कहाँ पे शेल टाइप का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनका यूज़ हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एंड पावर ट्रांसफॉर्मर, जिसका यूज़ जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, एंड पावर ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पर हम लोग पावर ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, और जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो छोटे छोटे टाइप्स के यानी कि लो रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स होते हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं वो सारे के सारे सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर होते हैं। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ हम लोग लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं, एंड कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हम लोग हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वाई द इफिशियंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज 60 to 70%, नॉट 100%। यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी क्या होती है, पावर ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी क्या होती है, इन सब पे डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो 60 to 70% ही इफिशियंसी क्यों होता है, 100% क्यों नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन पे मैं आपको दो क्वेश्चन आंसर दूंगा, दोनों आप गौर से सुनेंगे क्या है। पहला तो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से डिजाइन होता है कि उसका इफिशियंसी कितना होता है, 60 to 70% होता है। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो कभी भी फुल लोड की कंडीशन में नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोड का जो वेरिएशन होता है हर टाइम पे अलग अलग होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। अपने घरों से बाहर अगर देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मर का जो यूज किया जाता है वो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब वहाँ पर देखेंगे जैसे घर की डिमांड, यानी कि अगर वो कनेक्शन अगर हम घर में ले रहे हैं तो वहाँ पर लोड की डिमांड हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे कि गर्मी के सीज़न में कुछ ज़्यादा डिमांड होता है, ठंड के सीज़न में कम होता है, गर्मी में दिन में कुछ अलग डिमांड होता है, रात में कुछ अलग डिमांड होता है। तो यहाँ पे लोड का वेरिएशन टाइम टू टाइम चेंज होता है, जिसके वजह से इफिशियंसी 70 to 60 यानी 60 to 70% रहता है, कभी भी 100% नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक क्वेश्चन और मैं आपको अपने मन से बता दूं कि यहाँ पर जो इफिशियंसी होती है 100% पावर ट्रांसफॉर्मर की, 100% क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो इफिशियंसी 100% इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट लोड पर चलता है। कैसे लोड पर चलता है? कांस्टेंट लोड पर चलता है। वहाँ पर लोड का वेरिएशन नहीं होता, चाहे वो जनरेटिंग स्टेशन पे हो या तो फिर वो सब स्टेशन में हो, वहाँ पर कांस्टेंट लोड पर हमारा ट्रांसफॉर्मर चलता है, इसलिए उस पावर ट्रांसफॉर्मर की इफिशियंसी 100% हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है, व्हाट आर द करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ठीक है। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि करंट ट्रांसफॉर्मर एक तरीके का ट्रांसफॉर्मर है जिसका कि यूज हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस और मेजरिंग डिवाइस दोनों के लिए करते हैं, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, और जो हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह भी ये यूज होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो सीटी होता है, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जो सीटी होता है ना वो एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। कैसा होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अब स्टेप अप कैसे होता है? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हाई वैल्यू ऑफ करंट होते हैं, यहाँ पर जो हाई वैल्यू ऑफ करंट होते हैं उसको क्या करता है, आउटपुट में हमें लो वैल्यू ऑफ करंट देता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए सीटी हमेशा इस रेशियो में होता है 800/1, है ना, यानी कि 800 प्राइमरी का, 800 एम्पेयर प्राइमरी का है और 1 एम्पेयर जो है वो सेकेंडरी का है। यानी कि ये करंट को स्टेप डाउन कर रहा है तो वोल्टेज का लेवल कैसा हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। तो सीटी हमेशा एक तरीके का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अब सीटी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग का यूज करते हैं, वो वाइंडिंग होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो, जैसे ये जो सीटी है तो सीटी के ऊपर जो ये वाइंडिंग किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग यूज किया जाता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ है? तो इसके अंदर से जो कंडक्टर हम लोग प्लेस करते हैं, ये कंडक्टर को हम लोग एज अ प्राइमरी बिहेव कराते हैं और सेकेंडरी के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होता है और हमें करंट मिलता है। तो इस तरीके से हमारा सीटी वर्क करता है। अब सीटी के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकली आपको मैंने समझाया भी है, दिखाया भी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। मैं लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जिस तरीके से सीटी का यूज हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस और मेजरिंग डिवाइस के लिए करते हैं, उसी तरीके से पावर सिस्टम में हम लोग जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोटेक्टिव डिवाइस और मेजरिंग डिवाइस की तरह ही यूज करते हैं। यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ जो वोल्टेज होते हैं पावर सिस्टम में उसको मेजर करता है और एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस भी ये वर्क करता है। उसके बाद क्या है यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अब देखिए ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जैसे कि कुछ लोग इनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे या फिर बहुत लोग इससे फैमिलियर भी होंगे। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक तरीके का ट्रांसफार्मर है, जैसे कि हम लोग टाइप जानते हैं ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, ये जो टाइप्स जानते हैं, इस टाइप में से एक टाइप्स ये भी होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक तरीके का ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो वोल्टेज और करंट का लेवल होता है वो दोनों का दोनों इक्वल होता है। प्राइमरी का जो वोल्टेज और करंट का लेवल होगा वही सेकेंडरी का भी करंट और वोल्टेज का लेवल होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे ना ही तो स्टेप अप होता है ना ही तो स्टेप डाउन होता है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट द सर्किट कनेक्टेड इन सेकेंडरी साइड व्हेन द मेजर फॉल्ट अकर इन द प्राइमरी साइड। अगर प्राइमरी साइड के ऊपर कोई मेजर फॉल्ट अकर होता है तो सेकेंडरी साइड का जो भी हमारा इक्विपमेंट है, जो भी हमारा लोड है, वो सारा का सारा प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ से हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से सेकेंडरी साइड का यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। तो इस जगह पर हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है वाई सिलिका जेल इज यूज इन द ब्रीथर। अब देखिए ब्रीथर जो होता है, ब्रीथर का यूज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर में जो ब्रीथर होता है उसमें एक सिलिका जेल यूज किया जाता है। अब सिलिका जेल यूज करने का क्या कारण है, क्यों यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, जो हमारे जो है एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी कंटेन होते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए मॉइस्चर हो गए, ये सारे जो मॉइस्चर हैं वो बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर मॉइस्चर का थोड़ा सा भी पार्ट अगर ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाएगा ना तो ट्रांसफार्मर हमारा फॉल्टी हो जाएगा, उसमें शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन सकती है ना। तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा डैमेज हो सकता है। इसलिए उस मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए ये ब्रीथर है तो ब्रीथर के अंदर हम लोग सिलिका जेल यूज़ करते हैं। और सिलिका जेल क्या करता है कि जो एयर्स होते हैं ना, एयर इस सिलिका जेल से होकर गुजरता है। सिलिका जेल क्या करता है, एयर में जितने मॉइस्चर है वो सारे मॉइस्चर को खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसफार्मर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर को ही जाने देता है। तो ये क्या करता है सिलिका जेल, एटमॉस्फेयर जो भी हमारा एटमॉस्फेयर एयर का जो भी मॉइस्चर था वो सारे के सारे मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। अब देखिए यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन जो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन ये है व्हाट इज द योक सेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में योक सेक्शन क्या होता है। अब देखिए हम लोग सभी जानते हैं अगर ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोर है हमारा, ठीक, ये हमारा कोर है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लिम्ब कहलाता है, ये भी साइड लिम्ब है और ये वाला जो हमारा होता है वो सेंट्रल लिम्ब कहलाता है। ठीक है, ये साइड लिम्ब, ये सेंट्रल लिम्ब और ये साइड लिम्ब। अब इन साइड लिम्ब और सेंट्रल लिम्ब को जो सपोर्ट देता है ना वही लिम्ब कहलाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो कहलाता है ये योग कहलाता है, सॉरी ये कहलाता है योग। अब योग का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन तो ये हुआ कि ये सारे के सारे लिम्ब को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ये पाथ प्रोवाइड करता है, क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स को पास होने के लिए, यानी कि फ्लक्स को पास होने के लिए एक क्लोज पाथ भी प्रोवाइड करता है हमारा योग। तो ये फंक्शन होता है योग का। और जो योग क्या होता है कि सारे के सारे लिम्ब को इंटरकनेक्ट करके रखता है, यानी कि सारे के सारे लिम्ब को कनेक्ट करके रखता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पर्पस ऑफ द लेमिनेटिंग कोर इन अ ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग लेमिनेटिंग कोर का यूज करते हैं। लेमिनेटिंग कोर का क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग एडी करंट जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सके। अब जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा कोर है, अगर कोर को हम विदाउट लेमिनेशन यूज करेंगे तो एडी करंट लॉस बढ़ेगा, और जब एडी करंट लॉस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, आयरन लॉस बढ़ेगा, और आयरन लॉस बढ़ेगा तो इफिशियंसी कम होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो कोर होता है कोर को लेमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो जाता है और आयरन लॉस भी मिनिमाइज होता है और इफिशियंसी हमारा इंक्रीज कर जाता है।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का प्रॉपर्टीज क्या है। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्मर को आइडियल हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आइडियल इन द सेंस ये हो गया कि हम लोग क्या कि जो हम लोग इनपुट दे आउटपुट में भी हमें वही मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आइडियल ट्रांसफॉर्मर का कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, देयर शुड बी नो लॉस। यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए, यानी कि लॉस कम से, यानी कि लॉस एकदम नहीं होना चाहिए। लॉस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस वो भी 0 होना चाहिए। फ्लक्स, ये लीकेज जो फ्लक्स होगा वो भी हमारा 0 होना चाहिए। और परमेबिलिटी जो है हमारा कोर का वो हाई होना चाहिए, जो कि मतलब कि जो हमारा एडी करंट लॉस है वो यहाँ पर ना हो, यानी कि परमेबिलिटी कोर का हाई होना चाहिए जहाँ पे कि हमें आयरन लॉस ना मिले। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर द बकोज रिले आर लोकेटेड। बकोज रिले कहाँ पर लोकेटेड होता है। अब जैसे हम लोग अगर कभी सब स्टेशन में जाएंगे, कभी पावर ट्रांसफॉर्मर को जब हम देखेंगे, हम लोग कभी देखिएगा आप जा करके, तो वहाँ जो कंजर्वेटर जो होता है, ये मान लीजिए अगर ये मान लीजिए ये कंजर्वेटर है, ये कंजर्वेटर है और ये हमारा मेन टैंक है ट्रांसफॉर्मर का। कंजर्वेटर अगर इससे कनेक्टेड है तो आप देखेंगे कि टैंक से लेकर के कंजर्वेटर के बीच में एक डिवाइस कनेक्टेड होता है। मेन टैंक से होता हुआ कंजर्वेटर के बीच में एक डिवाइस कनेक्टेड होता है, यही डिवाइस कहलाता है बकोज रिले। तो बकोज रिले कहाँ पर लोकेटेड होता है, ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के बीच में लोकेटेड होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।